हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। जैसे कि हम आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा चुके थे पोषण के बारे में, और पोषण को प्राप्त करने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उसमें हमने आपको एक चीज़ समझाया था कि जैसे जैसे यहाँ पर देखिए बेटा कि जैव प्रक्रम करने के लिए अगर किसी जीव को जैव प्रक्रम करना है तो जैव प्रक्रम करने के लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा उन्हें पोषक तत्वों से मिलता है। कहाँ मिलता है? पोषक तत्वों से। और पोषक तत्व कहाँ मौजूद होते हैं? भोजन में। ठीक। तो जीवों का जो भोजन, जो ऊर्जा लेने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं पोषण। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण। अब पोषण को हमने आपको बताया था कि पोषण जो होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण, जिसे हम परपोषी पोषण भी कहते हैं। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई थी पिछली क्लास में। आज मैं आपको बताऊंगा पोषक तत्वों के बारे में कि कौन से पोषक तत्व कौन से तत्व से बने हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करेंगे, प्रोटीन के बारे में बात करेंगे, विटामिन के बारे में बात करेंगे, और इसके अलावा खनिज तत्व हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसमें ये समझेंगे कि कौन से ऐसे तत्व हैं जो ऊर्जा देने वाले हैं, ऐसे कौन से तत्व हैं जो आपके शरीर को क्या करते हैं, प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे भी तत्व हैं, ऐसे तत्व हैं जो आपके क्या करते हैं कि बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, जो आपके कोशिकाओं में हुई टूट फूट का मरम्मत करते हैं। तो उसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पोषक तत्वों के बारे में। तो ये तो आप लोग को बता ही दिया था। तो यहाँ देखिए, यहाँ समझना है आपको। तो अगर हम पोषक तत्वों की बात करें तो जो पोषक तत्व हैं, जो पोषक तत्व हैं उन्हें हम 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। ठीक है, कितनी कैटेगरी में? 3। 1 2 3। अब 3 कैटेगरी की बात करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर जो पहला आ जाएगा वो है आपका, कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो आपको ऊर्जा देने का काम करते हैं। ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व, पोषक तत्व। दूसरा है बॉडी बिल्डिंग, जिसको हम बोलते हैं निर्माणकारी तत्व। निर्माण, क्या बोलते हैं बच्चे? निर्माणकारी तत्व। दूसरे हैं, मतलब यहाँ जो तीसरे नंबर पर आपका है वो है प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व, पोषक तत्व। तो यहाँ देखो, पोषक तत्वों को देखा जाएगा बेटा तो 3 कैटेगरी में बांटा गया। एक तो ऐसा कि जो आपके शरीर को क्या कर रहा है कि ऊर्जा देने का काम कर रहा है। दूसरा आपका क्या है कि ये क्या करता है कि शरीर के अंदर जो भी कोशिकाएं हैं तो उनकी मरम्मत और वृद्धि में क्या करता है, सहायता करता है, निर्माणकारी तत्व। उसके अलावा है प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व। तो ऊर्जा देने वाले पोषक तत्वों में कौन कौन से आते हैं बेटा? यहाँ देखिए, 1 है 2 है। जैसे कि इसमें है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा है वसा, जिसे हम फैट कहते हैं। और ये है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहाँ निर्माणकारी तत्वों की बात करें तो जो निर्माणकारी तत्व है वो उसमें आता है प्रोटीन। क्या आता है? प्रोटीन। अब प्रतिरक्षा की बात करते हैं तो इसमें 2 तत्व आते हैं। एक तो होते हैं बेटा विटामिन, जो आपके शरीर को रोगों से बचाने का काम करते हैं, परंतु ये आपको ऊर्जा नहीं देते हैं। इनकी जो आवश्यकता है वो शरीर में अल्प मात्रा में है। अब यहाँ पर है खनिज तत्व। खनिज तत्वों को ये भी क्या करते हैं कि हमारे शरीर को
ऊर्जा देने का काम करते हैं, और सॉरी ऊर्जा देने का काम नहीं है, हमारे शरीर को क्या करते हैं कि रोगों से बचाने का काम करते हैं। जैसे मैग्नीशियम हो गया, जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, तो ये सब खनिज तत्व हैं। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये अलग अलग कैटेगरी पे बांटा गया है कि जिनका कार्य, जिनका फंक्शन जिस प्रकार से है उस प्रकार से हमने इसको क्या किया है कि अलग अलग भागों में बांट दिया है। तो अब इसी को हम नंबर वाइज यानी इसको बारी बारी से हम इसको पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या है, कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किससे होता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे वसा के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद खनिज तत्वों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पोषक तत्वों की परिभाषा अगर हम देना चाहें तो पोषक तत्वों की परिभाषा हम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं पोषक तत्व की परिभाषा? कि वे तत्व जिनके द्वारा, ये तत्व जिनके द्वारा जीवों के शरीर को पोषण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? पोषण प्राप्त होता है। पोषण प्राप्त होता है ना। तो ये तत्व ठीक है। तो यहाँ पर समझना है कि हमारे शरीर को क्या प्राप्त होता है? पोषण। अब पोषण की परिभाषा हमने आपको बता रखी थी क्या, कि जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने की जो विधि है, जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? पोषण कहते हैं। अब जीवों की संरचना जिस प्रकार से है उसी प्रकार से क्या करते हैं कि वो ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। लेकिन अगर किसी भी तरीके से प्राप्त करें, चाहे वो समपोषी करें, विषमपोषी करें, या फिर परपोषी करें, ठीक है, या तो स्वपोषी करें, तो अगर वो ऊर्जा अगर प्राप्त कर रहे हैं तो उनका जो उद्देश्य है वो स्पष्ट रहता है कि उनको अल्टीमेटली जो प्राप्त करना है ऊर्जा। अब कुछ ऐसे जीवधारी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर लेते हैं डायरेक्टली, परंतु कुछ ऐसे जीवधारी हैं जो क्या करते हैं कि इनडायरेक्टली ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब भाई जैसे उसकी संरचना होगी वैसे वो ऊर्जा प्राप्त करेंगे। अब यहां चलिए आगे देखते हैं। ये तो नोट कर लिए होंगे, तो ये आइए बारी बारी से समझते हैं बेटा कि क्या है कार्बोहाइड्रेट। अब हम बात करते हैं किसकी? नंबर 1, जैसे हमने आपको बताया था किसके बारे में बेटा? नंबर 1 ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व। तो यहां पर ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व, ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व। तो ऊर्जा देने वाले पोषक तत्वों में जो आपका नंबर 1 है वो है बेटा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो बेटा ये तो ऊर्जा देने का काम करते हैं ना। तो जितनी भी लगभग जो भी मीठे पदार्थ हैं ना, ये जो जिसमें स्टार्च की मात्रा होती है, तो वो सभी क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना। तो कार्बोहाइड्रेट को जैसे स्टार्च वगैरह लेते हो ना, तो जैसे लार में मिक्स हो जाता है तो उसमें हल्की सी मिठास होती है। तो ये है कार्बोहाइड्रेट। आइए देखते हैं। तो भैया यहाँ हमने पहले लिख दिया है कि ऊर्जा देने वाली जो है पोषक तत्व है वो है कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण है क्या है? कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। तो कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण होता है बच्चे वो है किससे मिलकर होता है? कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर होता है। तो इसमें देखो कार्बन की मात्रा है बेटा, हाइड्रोजन की मात्रा है और ऑक्सीजन की मात्रा है। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब बात करते हैं कि अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट बना लेते हैं। तो ये क्या होता है कि इसको हम कह सकते हैं सबसे तेजी गति से ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है ना बच्चों। तो यह हमारे शरीर में सबसे तेजी गति से क्या करता है? ऊर्जा देने का काम करता है।
और जितना तेजी गति से यह हमारे शरीर को ऊर्जा देता है उतना जल्दी ही इस ऊर्जा की जो है कि समाप्ति हो जाता है। तो अर्थात कह सकते हैं कि ये जो ऊर्जा होता है उतना टिकाऊ नहीं होता है। लेकिन अगर तुरंत ऊर्जा प्राप्त करना है तो कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ता है। मान लो कि जैसे कोई मेहमान या रिश्तेदार आते हैं तो उन्हें खाने के लिए जो है मीठा दिया जाता है ताकि उन्हें तुरंत एनर्जी प्राप्त हो। अब यहाँ देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है वह कौन सा पोषक तत्व है जो सबसे तेजी गति से ऊर्जा देता है, तो वो है कार्बोहाइड्रेट, है ना। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो यहाँ देखिए हमने लिख दिया बेटा सबसे तेजी गति से ऊर्जा देता है, परंतु ये ऊर्जा स्थायी नहीं होता है ना, बहुत अधिक समय तक नहीं चल पाता है कार्बोहाइड्रेट का जो ऊर्जा होता है। तो इससे रिलेटेड एक बात ये है कि भाई अगर बनना है तो लोहे की तरह बनो, ताकि गर्म रहो तो काफ़ी देर तक गर्म रहो, जो आपका जोश है, जो आपका जुनून है वो बरकरार रहे। ऐसा ना हो कि टीन की तरह गर्म हुए और ठंडा हो गए। तो यहाँ देखिए बच्चों, सबसे तेजी गति से ऊर्जा देने वाला क्या है, पोषक तत्व है। अब इसकी हम बात कर लेते हैं बेटा, अगर स्रोत की बात करते हैं तो इसकी स्रोत क्या है। स्रोत मतलब कि किसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है किसमें, चावल में, ठीक, आलू में, ठीक और चीनी में। ये इसके स्रोत हैं, है ना। तो इसके स्रोत हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की अगर हम प्रकार की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है बेटा आपका सरल कार्बोहाइड्रेट्स, सरल कार्बोहाइड्रेट। दूसरा है आपका जटिल कार्बोहाइड्रेट। क्या है, जटिल कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। अब ये देखो, सरल कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कि सरल अणुओं से मिलकर बना है, और ये किससे मिला है, जटिल अणुओं से मिलकर बना है। अब इसका अगर हम एग्जांपल देना चाहें सरल कार्बोहाइड्रेट का, तो इसमें आ जाता है आपका क्या, इसमें आपका सरल कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो अत्यधिक मीठा होता है ना, तो इसमें आपका आ जाता है चीनी, ठीक है, केला आ सकता है और खजूर हो गया, ठीक, जो खाने के तुरंत पश्चात बहुत अधिक मीठा लगे। अब देखो ना बेटा कि जैसे चीनी बनाना है तो चीनी बनाने के लिए क्या करता है कि इनके अणुओं को सरल किया जाता है। तो सरल करने के बाद ये चीनी क्या होती है, अत्यधिक मीठी आती है, तो इसमें सरल कार्बोहाइड्रेट हो गया। अब केला की बात करते हैं तो जब केला पक जाता है तो ये अत्यधिक मीठा आता है, क्योंकि ये इसमें सरल कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है ना। अब खजूर की बात करते हैं तो खजूर भी पकने के बाद काफ़ी मीठा आता है, क्योंकि इसमें जो है कि सरल कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन जटिल अणुओं से बनने वाले जो कार्बोहाइड्रेट हैं उन्हें हम स्टार्च के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर जो आपका जटिल कार्बोहाइड्रेट है, तो जो जटिल कार्बोहाइड्रेट बेटा, तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि इसमें आपका आ सकता है बेटा चावल आ सकता है, एग्जाम्पल तौर पे गेहूं आ सकता है बेटा इसमें, और आलू। आप आलू खाए होंगे तो आलू हल्का से आपको मिठास लगती है। बात समझ में आ रही है बच्चे। तो यहाँ देखिए मैं बता दिया ना कि कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं, तो सरल कार्बोहाइड्रेट, दूसरा क्या है, जटिल कार्बोहाइड्रेट। तो सरल अणुओं से जो बने हैं उनको हम क्या बोलेंगे, सरल कार्बोहाइड्रेट। जो जटिल अणुओं से बने हैं उनको हम क्या बोलेंगे, जटिल कार्बोहाइड्रेट। तो जटिल कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो इसमें आपका सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, तो ये भी तो शर्करा है, जो खासकर किस में आते हैं, जटिल कार्बोहाइड्रेट में आते हैं ना। जैसे लैक्टोज शर्करा की बात करें तो दूध में पाया जाता है, फलों में बात करते हैं तो फलों में फ्रक्टोज शर्करा होता है ना। तो ये अलग अलग जो है कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार होते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, एक सरल कार्बोहाइड्रेट, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ मैं जो आपको बता रहा हूँ बच्चे, वो हाई स्कूल के बोर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, जो आपके सिलेबस में मेंशन है। तो यहाँ हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट। अब हम बात करेंगे दूसरा जो तत्व था जिसकी हम बात करेंगे, वो है बेटा वसा। वसा की बात कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं फैट, तेल ना। अब इसका जो निर्माण है, क्या है, इसका जो निर्माण है वो निर्माण किससे, ये भी किससे बना है बेटा, ये बना है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है।
अब इसकी हम स्रोत की बात करें, किसकी बात करें, स्रोत की बात करते हैं। स्रोत, तो स्रोत अगर बात करते हैं तो स्रोत में आपका जैसे कि घी आ गया, ठीक है, सरसों, सरसों का तेल, उसके अलावा नारियल, नारियल आ गया जो कि इसके स्रोत हैं। अब यहाँ जितनी भी तैलीय चीज़ें हैं इसमें फैट में आते हैं, परंतु इसकी एक खासियत है, अगर इसका पॉइंट बनाए तो यह क्या करता है कि सबसे धीमी गति से ऊर्जा देता है, परंतु कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा यह अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है। फैट, बात समझ में आ रही है? तो समझिए, देखिए, तो यहाँ देखिए, तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, सरसों, स्रोत अगर घी की बात करते, घी हो गया, सरसों हो गया, सरसों का तेल, और नारियल हो गया जो कि फैट के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर अगर हम पॉइंट लिख दें तो पॉइंट बना देते हैं बच्चे, तो लिख सकते हैं कि यह धीमी गति से, धीमी गति से ऊर्जा देता है, परंतु 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 कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा अधिक ऊर्जा देता है ना। तो मैं यहाँ लिख दिया बच्चों कि यह धीमी गति से ऊर्जा देता तो है, परंतु क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा देने का काम करता है फैट। अब देखो, फैट का डाइजेशन हमारे बॉडी में इतना आसानी से तो हो नहीं जाता है, तो बेटा ये डाइजेस्ट जरूर होता है, लेकिन हमारे बॉडी में जो ऊर्जा का जो इसका क्षमता है ये अधिक देर तक बने रहने की है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ देखिए, तो यहाँ अगर पॉइंट आ जाता है, यह सबसे धीमी गति से ऊर्जा देता तो है, परंतु क्या करता है कि यह कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा अधिक ऊर्जा देता है। तो ये तो रहे ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व ना। तो नेचर ने देखो कितना बढ़िया डिजाइन किया है भैया कि एक खाल हो तेजी से ऊर्जा मिल जाए, एक जो है कि आपके शरीर में अस्थायी बना रहे। अगर हमारे शरीर में फैट की मात्रा ज़्यादा होती है तो ओबिसिटी हो जाता है, जिसे हम मोटापा कहते हैं। और फैट के कारण क्या होता है कि कई बार हमारे बॉडी में क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता है, और वही कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि हमारे जो वेसल्स होती हैं, जो रुधिरवाहिनियाँ होती हैं, उसमें जाके बैठ जाता है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो नहीं पाता है, जो कि बाद में हार्ट अटैक का कारण बनता है। और यहाँ पर फैट और ये दोनों समझ लिए, तो जो अधिक मतलब कि करना क्या चाहिए कि जितना आप कार्य कर रहे हैं कि उतना ही आप ऊर्जा ग्रहण करें, और ज़रूरत से ज़्यादा फैट लेना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है केवल उतना ही उसे चाहिए। अब ऐसा नहीं कि उसको बिल्कुल कम कर दीजिए कि बॉडी ही लॉस हो जाए, ठीक है। तो ये तो रहे ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व। हम आगे समझते हैं। यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा, तो इसको हम मिटा दें, नहीं तो इसको आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया बच्चों, इसको मिटा दें। फिर हम आगे समझते हैं कि प्रोटीन क्या है, ठीक है। आइए अब यहाँ एक चीज़ समझ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम बात करते हैं, अगला पॉइंट प्रोटीन के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। प्रोटीन, अब प्रोटीन शब्द का प्रयोग यहाँ पर पॉइंट बना देते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बार्जिलियस ने किया। यहाँ लिख सकते हैं कि प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बार्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने किया,
है ना। तो देखो बेटा जो प्रोटीन है, तो प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, बर्जीलियस ने किया। लेकिन कहीं कहीं पर जो है कि मुल्डर का भी नाम आता है ना। तो यहाँ समझ लीजिए तो प्रोटीन ये है, ठीक है। तो अब प्रोटीन के बारे में जानते हैं कि प्रोटीन है क्या। तो प्रोटीन है क्या दोस्तों, तो यहाँ पर पॉइंट बना लेते हैं। तो प्रोटीन है क्या, प्रोटीन एक प्रकार का जो है निर्माणकारी तत्व है। क्या है, निर्माणकारी तत्व है, ठीक है, निर्माणकारी तत्व है। और इसका जो निर्माण होता है, प्रोटीन का जो निर्माण होता है, प्रोटीन का लिख सकते हैं कि प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का निर्माण। तो प्रोटीन का निर्माण होता है कार्बन, किससे होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से मिलकर होता है ना। तो प्रोटीन का निर्माण जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन से मिलकर होता है। अब इसका कार्य क्या है, इसका कार्य समझ लेते हैं। तो अगर इसका कार्य पूछा जाता है तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ बच्चे कि अगर प्रोटीन का कार्य पूछा जाता है तो प्रोटीन का कार्य क्या है, प्रोटीन का कार्य क्या है, यह कोशिकाओं व ऊतकों में हुई क्षति की मरम्मत करता है ना। तो यह क्या करता है कि कोशिकाओं में व ऊतकों में हुई क्षति की मरम्मत करता है। अब हम बात कर लेते हैं, इसकी स्रोत की बात कर लेते हैं। तो स्रोत की बात करते हैं तो स्रोत में इसमें क्या जाता है, जैसे दलहनी फसलों में, दलहनी क्या है, दलहनी फसलों, ठीक। इसके अलावा किस में होता है, पनीर में हो गया, मांस आदि, है ना। तो इसका कार्य ये है। तो प्रोटीन एक प्रकार का निर्माणकारी तत्व है। प्रोटीन शब्द का प्रयोग बर्जीलियस ने किया था, है ना। प्रोटीन का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर होता है और यह कोशिकाओं में हुई टूट फूट या क्षति को क्या करता है, मरम्मत करने का काम करता है ना। जैसे कि मांसपेशियों में पाए जाने वाले जो प्रोटीन है, एक्टिन है, मायोसिन है। तो देखो इन पोषक तत्वों का हमारे शरीर में अलग अलग फॉर्म में इनका इंपॉर्टेंस है। लेकिन अब यहाँ मैं आपको ये नहीं बताया कि जो है कि प्रोटीन आपको ऊर्जा देने का काम करता है, क्योंकि ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यदि हमारे शरीर में ना तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम ना हो या फिर फैट की मात्रा कम हो, तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो प्रोटीन है वो ऑक्सीजन से क्या करता है, ऑक्सीकरण करके शरीर को ऊर्जा देने का भी कार्य करता है ना। तो ये एक काम है कि आपको, जैसे कि मान लो कि अगर ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फैट नहीं है, तो ये क्या करेगा कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करेगा कि उससे ऑक्सीकरण करेगा और आपके शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करेगा, है ना। तो इसको मिटा देते हैं नीचे, समझ लीजिए इसको। चलिए इसको समझ लेते हैं। तो इसका कार्य ये है। तो अगर इसके में अगर रोग पूछ लेता है कि प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है वो रोग कितने हैं, रोग
जिसमें से रोग की बात कर लेते हैं, तो बेटा इसमें से एक रोग जो है, पहला रोग जो है, पहला नंबर 1, जिसको हम बोलते हैं क्वार्सिर, कोर बोलते हैं, ठीक। और दूसरा जो रोग है वो है मरामस। यह रोग खासकर बच्चों में होता है। अब क्वार्सिकर की बात करते हैं तो यह खासकर प्रोटीन की कमी से होता है, जबकि मरामस की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि एक तो प्रोटीन की कमी होती है, उसके साथ साथ क्या, कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है। और खासकर उन प्रदेशों में ज़्यादा देखने को मिलता है जिसमें जो है कि खासकर खाद्य स्रोतों की कमी है ना। तो जहाँ खाद्य स्रोतों की कमी है, या फिर मान लीजिए कि ऐसे बच्चे जो गरीब बच्चे हैं, या फिर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो फुटपाथ पे देखे जाते हैं, तो उनके यहाँ खाने की सुविधा है नहीं। कई लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चे को जो है कि पहला जो है पीला गाढ़ा दूध नहीं पिलाते हैं, ठीक है। उन्हें किसी जंतुओं का जो है कि दूध का जो है सेवन किया जाता है ना। तो इससे बच्चे की जो इम्यूनिटी पावर होती है, जो उसकी की शारीरिक क्षमता जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है। तो वह शारीरिक रूप से कमज़ोर भी होगा और मानसिक रूप से भी कमज़ोर होगा, दोनों स्थिति में कमज़ोर होगा ना। तो यहाँ कह रहा है कि अगर किसी बच्चे में अगर प्रोटीन की कमी हो गई तो उसका क्या होगा, मसल्स बहुत हल्का होगा, पेट निकला होगा, सिर पे क्या होंगी, झुर्रियाँ पड़ी होंगी, ठीक है। और ऐसे बच्चों को अगर ठीक प्रकार से प्रोटीन की मात्रा नहीं मिलती है तो उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बिना खाना की वजह से, भूखमरी की वजह से बीमारी मतलब रोग के शिकार हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ मरामस की बात करते हैं तो मरामस में वही कंडीशन है कि उनको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है ना, तो उनको प्रोटीन मिल रहा है ना। तो उनको ना मिलने की वजह से क्या होता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर एक चीज़ संदेश जाता है कि खाने की अहमियत को समझना चाहिए, भोजन को कभी भी वैसे भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, यहाँ पर समझना है आपको। तो यहाँ देखिए जो प्रोटीन की जो इम्पोर्टेंस है ये है, अगर इनकी कमी होती है तो ये 2 प्रकार के ऐसे रोग हैं जो कि आपका बॉडी में हो जाते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्या बता सकते हैं कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? अगर पता होगा तो कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट करिएगा, बताइएगा दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। आगे समझते हैं प्रोटीन। तो यहाँ पर प्रोटीन खत्म हो गए बच्चे। अब हम समझेंगे प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व। किसके बारे में? प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व। चलिए इसको मिटाते हैं। प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व, चलिए आगे समझ लेते हैं। प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व। तो अगला हेडिंग हम बना दें, जो तीसरा आपको बताना था, क्या? प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व। प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व की बात कर लेते हैं। तो यह समझिए, तो इसमें हमने आपको 2 चीजें बताई थी बेटा। एक तो बताई थी विटामिन के बारे में, विटामिन बताई थी आपको। दूसरा बताया था आपको खनिज तत्व, है ना। ये दोनों के दोनों जो है कि एक प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। कैसे पोषक तत्व हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व क्या? सूक्ष्म पोषक तत्व। ये हमारे शरीर को ऊर्जा तो नहीं देते हैं, लेकिन हमारे शरीर को क्या करते हैं कि रोगों से बचाने का कार्य करते हैं। अब इनकी कुछ मात्रा तो हमारे शरीर के अंदर बनती है, परंतु कुछ को बाहर लेना पड़ता है, बाहर से, है ना। तो ये विटामिन हमें ऊर्जा नहीं देती हैं, परंतु क्या करेंगे, हमारे शरीर को रोगों से बचाने का कार्य करेंगी। बात समझ में आ रही ना? तो आगे समझाते हैं। देखिए, तो ये दोनों के दोनों क्या हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व, जिसकी हमारे शरीर को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर हम आगे समझेंगे विटामिन के बारे में। किसके बारे में? विटामिन के बारे में समझ लेते हैं। तो सूक्ष्म पोषक तत्व ये क्या करते हैं कि हमारे, यहाँ पर समझ लीजिए सूक्ष्म पोषक तत्व हैं,
तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे बेटा? विटामिन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? विटामिन। किसके बारे में? विटामिन। विटामिन। ठीक है, चलिए अब यहाँ विटामिन की बात करते हैं। तो यह हमने पहले ही बता दिया कि यह प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। जो विटामिन शब्द का प्रयोग है, जो विटामिन की खोज है, वो किसने किया था? फंक ने किया था। विटामिन की खोज की बात करते हैं तो विटामिन की खोज जो है कि फंक ने किया था। कितने में बेटा? 1912 में किया था। इनका पूरा नाम है कैसिमर फंक। तो फंक ने सर्वप्रथम क्या किया था? विटामिन का प्रयोग किया था, 1912 में किया था। अब यहाँ प्रकार की बात करते हैं तो जो विटामिन है वो मुख्यतः 2 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की हैं विटामिन? 2 प्रकार के हैं। 2 प्रकार के यहाँ पर विटामिन है। एक तो बेटा है आपके जल में घुलनशील विटामिन। इसके बारे में बताएंगे बेटा? जल में घुलनशील विटामिन। दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन ना। तो ऐसे विटामिन जो जल में सेलुबल हो सके, उसमें मिल सके, और कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो फैट में भी सेलुबल हो जाते हैं, है ना। तो अब यहाँ अगर हम एग्जांपल दें तो जो जल में घुलनशील विटामिन हैं वो हैं विटामिन बी और विटामिन सी। अब यहाँ बात करते हैं वसा में घुलनशील बात करते हैं। तो यहाँ पर वसा में घुलनशील जो विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन ए, डी, ई, के। तो यहाँ पर विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के, ये 2 प्रकार के विटामिन है। तो एक तो जल में घुलनशील विटामिन है, दूसरा क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है। बस मिलते हैं अगली क्लास में, विटामिन के बारे में पूरा डिटेल से जानते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।